हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा और वो कैसे अप्लाई होता है, उसकी क्या लिमिटेशन है, ये सब हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसे। तो ये इस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए इस लॉ को हमें पहले समझना होगा अच्छे से, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये लॉ किसने दिया था? दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779 में, बहुत पहले ये लॉ दिया गया था। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर पहले हम लॉ की बात करें तो क्या बोलता है लॉ? इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। बस इतनी सी बात है इसमें। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम जानते हैं कि जो कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो वो कैसे बनता है? वो अलग अलग एटम जब आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात हम जानते हैं। और हमने जब मिक्सचर पढ़ा था, मिक्सचर वाला चैप्टर पढ़ा था, इससे सेकेंड वाला चैप्टर, तो वहाँ पर हमने मिक्सचर और कंपाउंड में यही डिफरेंस पढ़ा था कि मिक्सचर में आप किसी भी रेशियो में मिला दो तो मिक्स होके मिक्सचर बना लेते हैं, लेकिन कंपाउंड हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने कितना भी मिला दिया और वो मिक्स होके बन गए कोई कंपाउंड, ऐसा नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक मॉलिक्यूल हमने लिया, एक कंपाउंड हमने लिया वाटर। ठीक है, हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर ही वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए हमने एक कंटेनर में हाइड्रोजन लिया हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर में हमने ऑक्सीजन लिया हुआ है, इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम इन दोनों से वाटर का फॉर्मेशन करना चाहें तो क्या पूरा हाइड्रोजन पूरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उतना ही आपको वाटर देगा जितना कि आप इसमें रिएक्टेंट लोगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो मैटर करेगा कि आपने हाइड्रोजन कितना लिया है और ऑक्सीजन कितना लिया है, और वो दोनों आपस में उसी रेशियो के अकॉर्डिंग रिएक्ट करके अपने वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, अगर हमें वाटर की बात करनी है तो अगर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वो 1:8 में करते हैं। मतलब अगर 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन है तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से पूरी तरीके से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपके पास 10 ग्राम है, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन पूरे के पूरे 10 ग्राम से रिएक्ट कर लेगा। वो रेशियो अपना इतना ही मेंटेन रखेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा, और जो 2 ग्राम आपने एक्स्ट्रा ले रखी है वो 2 ग्राम अनरिएक्टेड रह जाएगी। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बस अगर सिंपल लैंग्वेज समझे कि हर एलिमेंट फिक्स रेशियो में दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अभी कैसे रिएक्ट करता है, कितने रेशियो में रिएक्ट करता है, ये आपको मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। जैसे यहाँ पे मैंने वही बात लिखी है, इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए इस बात को? ठीक है, अब जैसे यहीं पर एक चीज और, जैसे अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल क्यों लेते हैं जो नेचर में हमें प्रेजेंट है, जो नेचर में हमें मिला है, इसके अलावा अगर हम किसी रिएक्शन से वाटर को बनाते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन होता है, चाहे किसी भी मेथड से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा हो, ये बात हमेशा वैलिड है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, जैसे हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन कराया, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। और एक CO2 जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, उस CO2 को लिया, एक और रिएक्शन करा लीजिए, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। और भी कई रिएक्शंस है जिसमें CO2 बन जाती है। ठीक है, ये भी CO2 गैस के फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है, ये भी गैस के फॉर्म में ही बना है। तो अगर हम तीनों का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी जिस तरीके से भी बन रही है, अगर हम इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन चेक करें, जैसे देखिए कार्बन का जो मास होता है, अभी हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप बस सुन लीजिए कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम। ठीक है, मतलब मोलर मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, हम 12 ग्राम ले लेते हैं क्योंकि हम ग्राम में बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सुनना। तो 12 ग्राम जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन का देखिए भी मैंने 16 लिया था, 16 ग्राम, तो यहाँ पे हम 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम लेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो ये जो रेशियो मिलेगा आपको, मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, देखिए
12 ग्राम 32 ग्राम, ठीक है। तो इसे कट करेंगे हम तो कितना आएगा, 4 से कट कर ले, 4 3 जा, ठीक है, और 4 8 जा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन जो होगा, 3 ग्राम कार्बन वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से पूरी तरीके से रिएक्ट कर लेगा। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से पूरी तरीके से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अभी आपको बस ध्यान रखना है कि हम ये जो ग्राम ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 यूनिट होता है, ठीक है, और उसको हम ग्राम में इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें जो समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बस उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया कि 12 ग्राम कार्बन इतने ग्राम से पूरी तरीके से रिएक्ट कर लेगा। अब इसी का रेशियो ले लिया जैसे मैथ्स में करते हैं कि 12 ग्राम अगर 32 ग्राम से कर रहा है तो 6 ग्राम 16 ग्राम से करेगा, और 3 ग्राम इसी तरीके से कितने ग्राम से, 8 ग्राम से करेगा। तो इस तरीके से हमने 3 ग्राम कार्बन 3 ग्राम ऑक्सीजन से पूरी तरीके से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब आप किसी भी मेथड से बनाइए इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनाइए, या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बनाइए, या जो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी रिएक्शन से मिल रहा है या नेचर में जो प्रेजेंट है, उसमें ये पाया गया कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो यही है। इसमें भी अगर आपने मान लीजिए आपके पास 4 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन आपके पास मान लेते हैं हमारे पास 3 ही ग्राम है, ठीक है, सॉरी यहाँ 8 होगा ना, यहाँ 8 ग्राम होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 4 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 3 ग्राम तो 8 ग्राम से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जो 1 ग्राम आपने एक्स्ट्रा कार्बन रखा हुआ है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए वैसे तो ये लॉ बहुत अच्छा है, हर जगह वैलिड हो जाता है, बट जब ये लॉ आया था तब उस टाइम पर, बहुत पहले आया था तो उस टाइम पे आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, और आइसोटोप जब आए तो यहाँ पर एक लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन क्या थी, दिस लॉ इज ओनली वैलिड या एप्लीकेबल फॉर द कंपाउंड्स मेड फ्रॉम द स्पेसिफिक आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आइसोटोप्स हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो सेम एलिमेंट्स होते हैं बट उनके मास में फर्क होता है, मास में डिफरेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 1H1 1H2 1H3, ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें आइसोटोप्स को तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन एटॉमिक मास, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, तीनों ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, मान लीजिए 3 आप एटम लेकर आए हाइड्रोजन, और एक का मास जो है वो 1 है, एक का मास 2 यूनिट है और एक का मास 3 यूनिट है। तो सेम एलिमेंट है तो उनके मास भी सेम होने चाहिए थे, लेकिन इनके मास में फर्क है, ठीक है, तो इन्हीं को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको हम कुछ और बोलेंगे, हाइड्रोजन तो ये भी सेम प्रॉपर्टी इनकी होती है, इसकी भी सेम प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। जो सिंपल हाइड्रोजन हम जिसको हाइड्रोजन हम बोलते हैं वो ये वाला होता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है जिसका मास 2 होता है, और जिसका मास 3 होता है ये रेडियो एक्टिव होता है और इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके आइसोटोप्स हैं। जैसे और भी कई एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आपने हो सकता है सुना हो, जैसे क्लोरीन एक 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है, होते दोनों ही क्लोरीन है, इनका एटॉमिक नंबर 17। तो एटॉमिक नंबर सेम, एलिमेंट सेम, लेकिन इनके मास में डिफरेंस होता है। और ऐसा नहीं कि ये कुछ और एलिमेंट है, ये भी क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है, बट मास में केवल फर्क है न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो इस वजह से इन्हें हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। तो ऐसे हर तरह लगभग सारे ही एलिमेंट्स के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये लॉ आया तो उस टाइम पर आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे, उसके बाद डिस्कवर हुए। तो बस यही लिमिटेशन यहाँ पर आ गई। तो बस कहने का मतलब क्या है कि हम तो इसको बोलते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं, लेकिन अगर जरा सोचिए, अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं, हमने इसको लेकर लॉ बनाया और हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन अगर हमें थोड़े दिनों बाद पता चले कि ऐसा भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, तो जो हम रेशियो इसके लिए लेकर चल रहे हैं वो रेशियो इसके लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 35 लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे 37 है। सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो किया। जैसे देखिए हम इसके लिए लेकर चलेंगे तो यहाँ पर जो मास लेकर चलेंगे हम, वो क्या लेकर चलेंगे, 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और ऑक्सीजन का तो हम मान लेते हैं 16 यूनिट, वैसे तो ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी 16 मान के चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें अपने अकॉर्डिंग तो हमारा 2:16 1:8 ये वो है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका हाइड्रोजन ये वाला, वैसे तो इनके अबंडेंस पर भी फर्क होता है,
ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे 99.9% हमें यही मिलता है नेचर में, ये बहुत कम मिलता है। ठीक है, और ये तो बहुत मिलियंस में या बिलियंस में कोई एक एलिमेंट होगा जो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, जनरली यही होता है, इसीलिए हम इसको सही मान लेते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, ये 75% नेचर में होता है, ये 25% होता है, तो इनकी रिलेटिव अबेंडेंस अलग अलग होती है हर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की। चलिए इसकी बात करते हैं। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो मास है हाइड्रोजन का, उसका तो 2 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, रेशियो के टर्म्स में लेके चल रहे हैं। और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का तो 16 लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 1:4। देखिए वाटर ये भी है, वाटर ये भी है, फर्क केवल इतना है कि इसका आइसोटोप अगर अलग अलग होगा तो इनका रेशियो चेंज हो जाएगा। और हमने कहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि एलिमेंट हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे तो रेशियो अलग अलग हो गया ना। ठीक है, बस यही इसकी लिमिटेशन है। लेकिन अगर आपने एक स्पेसिफिक ले लिया, कोई एक स्पेसिफिक, मान लीजिए मैंने इसको फिक्स कर दिया, अगर ये किसी भी हाइड ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा वो रेशियो हमेशा फिक्स होगा। समझ गए, यहाँ पे वही चीज़ है। अगर इसका मास देखें हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे हम 3 यूनिट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 3U लिया, 3 यूनिट, U फॉर यूनिट, और ऑक्सीजन का तो हम 16 ही मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका रेशियो आएगा 3:8। ठीक है, सो दिस इज ओनली द लिमिटेशन ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं इसी लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एज पर द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 3:8। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेशियो दे रखा है 3:8, 3 कार्बन और 8 ऑक्सीजन, ये हमें दे रखा है। कंप्यूट द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड रिक्वायर्ड, मतलब हमें कितना ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया, कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 6 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, कि अगर हमारे पास 6 ग्राम अगर कार्बन हो तो ऑक्सीजन कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। तो ये तो ऐसे समझ में आ रहा है कि 3 ग्राम कार्बन, अगर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 3 ग्राम कार्बन अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 6 ग्राम कार्बन कितने से करेगा, डबल से करेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, गिवन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके, तो अगर हम देखें तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे मैथ्स में करते तो वैसे यूनिटरी मेथड लगा के, तो 1 ग्राम कार्बन कितने से करेगा, अगर 3 ग्राम 8 ग्राम से कर रहा है तो 1 ग्राम कितने से करेगा, डिवाइड करके निकाल लें, 8 ग्राम करेगा कितने से, 8/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा हमें बोला कितने गया, 6 ग्राम कार्बन कितने के लिए करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्ट करेगा, तो 8/3 मल्टीप्लाई बाय 16, जैसे मैथ्स में करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर 8/3 नहीं, ये ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से कट गया 2, तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम, मतलब 6 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यही हमारा आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, मतलब उसे रिएक्ट कराया जाता है, बर्न मतलब रिएक्ट करना। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, बर्न करने का मतलब कार्बन को जलाना, मतलब रिएक्ट कराना, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बोला क्या गया, 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, चलिए ये हमने मान लिया, और इससे 11 ग्राम बन रहा है, 11 ग्राम बन रहा है। देखिए यहाँ से एक बात क्लियर होती है, यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि अगर 3 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है और 11 ग्राम बन रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है, मतलब अगर ऐसा नहीं कह रहा कि 3 ग्राम 8 ग्राम से किया तो 10 ग्राम बना। ठीक है, 3 और 8 को जोड़ने पर 11 आता है, 11 आता है, तो 3 और 8, 3 ग्राम इससे रिएक्ट किया तो 8 ग्राम पूरी तरीके से रिएक्ट हो गया। मतलब एक तरीके से ये आपको रेशियो दे रखा है, 3:8 इसका रेशियो दे रखा है, क्योंकि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर कम बन रहा होता तो इसका मतलब पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा होता,
पूरी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए 11 ग्राम बन रहा है, मतलब ये रेशियो दे रखा है। अब हमसे बोला क्या है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा अगर 3 ग्राम कार्बन को हम 50 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न कराएं। ऑक्सीजन अब हमने कितनी ले ली, 50 ग्राम ले ली, और कार्बन उतनी ली 3 ग्राम। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का तो मतलब ही यही है कि अगर जो इनका रेशियो है वो रेशियो फिक्स रहेगा, आप चाहे दूसरे एलिमेंट को कितना भी ज़्यादा ले लो वो अनरिएक्टेड रहेगा। मतलब कि इसका 3 ग्राम इसके 8 ग्राम से तो रिएक्ट करके रिएक्ट कर जाएगा पूरी तरीके से। मतलब इसका 3 ग्राम और इसमें से 8 ग्राम निकाल लिया तो 8 ग्राम इससे ले लिया, ठीक है, और 42 ग्राम 8 ग्राम से तो रिएक्ट हो गया, बाकी का जो 42 ग्राम होगा, क्या 42 ग्राम होगा, ऑक्सीजन, ये अनरिएक्टेड रह जाएगा, ये अनरिएक्टेड रह जाएगा, और 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, क्योंकि जितना यूज होगा उतना ही बनेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे लिखेंगे कैसे, सो इन दिस केस ऑल्सो only 11 gram of carbon dioxide will be formed। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ का जो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर भी वैलिड होगा। सो इन दिस केस ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड एंड 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी अनरिएक्टेड, वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, विल बी अनरिएक्टेड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है, अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड, मतलब एक कोई 0.24 ग्राम सैंपल है कंपाउंड का, ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन, मतलब ये जो कंपाउंड हमें सैंपल दे रखा है वो ऑक्सीजन और बोरॉन का है। ठीक है, वॉज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन, इतने ग्राम वो बोरॉन कंटेन कर रहा है और इतने ग्राम वो ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है। ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें बोरॉन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास, ये तो बिल्कुल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, क्लास 7th और 8th में हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मैथ्स में करते हैं ऐसे, तो वही करना है हमें यहाँ पे। देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है जो कंपाउंड है उसका मास हमें पता है 0.24 ग्राम। ठीक है, ये टोटल मास हो गया, और हमें इसी में जो मास ऑफ, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, और मास ऑफ इसमें हमें बोरॉन दे रखा है कितना, ठीक है, मास ऑफ ये देखिए कंटेन इतने ग्राम ना, हाँ, मास ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन का मास हमें 0.096 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें कहाँ गया, यस 0.144 ग्राम। ठीक है, अब परसेंटेज कंपोजिशन बात करनी है, तो परसेंटेज ऑफ बोरॉन इसी कंपाउंड में, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसी कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है और इसी में बोरॉन भी है। ठीक है, बोरॉन और ऑक्सीजन से मिलके कोई कंपाउंड बना है, मान लीजिए कोई ऑक्साइड बना होगा, तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो वही चीज़ निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ बोरॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका भी आपको निकालना हो तो आप उसे न्यूमरेटर में रखते हो और टोटल को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100। तो बोरॉन कितना दे रखा है 0.096 और डिवाइड बाय क्या करोगे आप 0.24, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 24 को कट करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप 40% आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, इसी कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.144 डिवाइड बाय टोटल कंपाउंड का वेट 0.24। ठीक है, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, आपकी 40% है तो डेफिनेटली दूसरा 60% हो जाएगा। कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे ही बन के आ जाता है। अब यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है, एग्जाम्पल कोई और हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जाम्स में। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर, और कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन समझना है। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे या समझेंगे। वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब एक्सपेरिमेंट से हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव करना है। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन विच 2.06 ग्राम ऑफ कॉपर फॉर्म्स 2.576 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, हाँ लिख लीजिए आप, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, एंड इन अनदर एक्सपेरिमेंट 7.344 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म 5.876 ग्राम ऑफ कॉपर। देखिए अब यहाँ पे जो बातें बोली गई, हमें यहाँ पे पहले तक कंफर्म हो गया कि 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला गया। हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ समझेंगे, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे। तो हमने लिखा है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1। कोई भी आप क्वेश्चन हो आप इसी मेथड से करेंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा एक्सपेरिमेंट 2। अब जो जो ये बोल रहा है वो हमें लिखते चलना है। एक्सपेरिमेंट 2, पहले एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन विच 2.06 ग्राम ऑफ कॉपर, मतलब यहाँ पे हमें कॉपर कितना दे रखा है, जरा लिखते हैं। कॉपर में दे रखा है 2.06 ग्राम ऑफ कॉपर फॉर्म्स 2.576, मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कितना दे रखा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कितना बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है इससे कितना, 2.576, ठीक है, ग्राम। अब देखिए कॉपर से कॉपर ऑक्साइड कैसे बना होगा, जब कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया होगा। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, तो हमें कॉपर ऑक्साइड में का ही रेशियो निकालना है एक्चुअली में। तो यहाँ पे पहले हमें ये पता चले कि यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना, जरा देखिए 2.06 ग्राम तो कॉपर है, कंफर्म है। इसी ने रिएक्ट किया तो कुछ मास इसके पास एक्स्ट्रा आया होगा ऑक्सीजन की वजह से, तो इसी वजह से इसका मास बढ़ गया। कितना ऑक्सीजन आया निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं, माइनस कर देंगे दोनों को। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 2.576, इसमें से अगर हम कॉपर हटा लें तो बस ऑक्सीजन बच जाएगा 2.06। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब 0 मान लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 5, और ये तो 0 ही है, तो 0.516 ग्राम ये ऑक्सीजन आ गया। और हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर एंड ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि यही तो हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिलेगा। तो कॉपर कितना है इस वाले के केस में 2.06, और ऑक्सीजन कितना निकाला हमने 0.516। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0.516 को अगर हम इग्नोर कर दें, 0.5 और ये 2.0, तो ये अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा मैं, अप्रोक्सीमेट ये 4:1 के आसपास है। ठीक है, मतलब इस वाले एक्सपेरिमेंट पे हमने फाइनली ये कंक्लूड कर लिया कि कॉपर और ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहे हैं वो 4:1 में हो रहे हैं। अब जरा ये चेक करते हैं क्या यहाँ भी यही हो रहा है, आइए चेक करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, यहाँ पे क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। तो इन अनदर एक्सपेरिमेंट 7.344 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, तो जो दे रखा है लिख लीजिए। कॉपर ऑक्साइड दे रखा है कितना, कितना दे रखा है 7.344 ग्राम। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, ऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म इतने ग्राम। रिड्यूस का मतलब होता है हटा देना, कुछ कम कर देना। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के रिमूवल को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो रिड्यूस क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर रिड्यूस होके इतना कॉपर मिल गया, हमें इतना समझना है। तो कॉपर कितना मिला इससे, कॉपर ऑक्सीजन हटा यहाँ से, तो कितना कॉपर कम हो गया है। भाई पहले जब कॉपर ऑक्साइड था तो इतना था, जब इससे ऑक्सीजन चला गया तो डेफिनेटली कम हो जाएगा, तो कम हो गया कितना मिला 5.876 ग्राम। ठीक है, तो कितना ऑक्सीजन गया ये निकाल सकते हैं हम, बस वही करना है हमें, माइनस करना है। तो जो माइनस कर लेंगे 7.344 और यही माइनस कर लेते हैं 5.876, जरा से माइनस करते हैं कितना आएगा, 14 में से 6 गया तो आ जाएगा आपका 8, हाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 में से
30 में से 7 गया तो यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पे 6 में से ठीक है, यहाँ से 6 में से 5 गया 1, 1.468। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं, तो फिर से वही चीज, रेशियो ऑफ कॉपर, हमें यही चेक करना है, कॉपर एंड ऑक्सीजन इक्वल टू, देखिए कॉपर कितना है, कॉपर कितना है 5.876 और डिवाइड बाय 1.468। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी अगर इसे डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हम बस एक अप्रोक्सीमेट आंसर लेके चलते हैं। तो ये भी अगर आप देखो तो ये इसका 4 टाइम अप्रोक्सीमेट मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे पता है कम से मिलेगा, लेकिन फिर भी हम इसे सही मान लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट, इसको भी हम 4:1 बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो हमें दोनों जगह से ये पता चला कि कॉपर और ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट 4:1 में कंबाइन कर रहे हैं, और यही हमें प्रूव करना था कि दोनों, चाहे किसी भी एक्सपेरिमेंट से आप चेक करो, आपका ये जो लॉ है ये हमेशा वैलिड रहेगा। हेंस दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion। ओके।